नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका मैं तक्षशिला 2020 क्लासेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब से पहले हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अंग्रेजों को पढ़ रहे थे या ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। अब तक हमने क्या देखा? हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन देखा, आगमन को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे थे उन क्वेश्चन को हमने देख लिया। उसके बाद हमने उत्तर भारत में अंग्रेजों का विस्तार देख लिया कि अंग्रेज किस तरह से उत्तर भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे। अब हम देखेंगे इनका दक्षिण में, और वापस से फिर आपको ले आऊंगा मैं बंगाल पे। आज के हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान रहने वाला है वो दो बातों पे रहेगा कि दक्षिण में कौन सी बड़ी घटनाएं घटी, और फिर हम क्या काम करेंगे, वापस बंगाल पे अधिकार की बात करेंगे आज के लेक्चर में। और इसके बाद हम क्या है, जो मैसूर है, हम टीपू सुल्तान को देखेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद साथ में क्या देखेंगे, जो सिख हैं, सिखों को या मैं कहूं पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय को देखेंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो पूरा ध्यान रहने वाला है वो रहने वाला है दक्षिण में विस्तार के ऊपर, और दूसरा बंगाल पे अधिकार के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए साथियों, कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। 100% गारंटी देता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जितनी बातें मैं समझा रहा हूं और जितना कंटेंट लिख रहा हूं, यदि अच्छी तरह से आपने सीख लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जरूर अभी कोरोना काल चल रहा है, दोबारा से लॉकडाउन किया गया है, अनेक एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है, परंतु जैसे स्थिति ठीक होगी, स्थिति ठीक होने के बाद आपके पास बहुत कम समय होगा। जो अनेक एग्जाम है वो सीधे आपके सर पे होंगे, और उन साथियों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी जो HPSC का फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि सिलेबस काफी लेंथी है। हल्के में मत लेना यदि सिलेक्शन लेना है। सीटें सीमित हैं और हरियाणा में तैयारी करने वालों की कोई कमी नहीं है। तो आपकी तैयारी को मजबूत करने का काम तक्षशिला प्लेटफॉर्म कर रहा है, पर साथ के साथ आप अपनी रिवीजन को बढ़ाते रहिए और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि अनेक ऐसे मेरे साथी हैं जिनका DSP बनने का, तहसीलदार बनने का सपना है, तो उस सपने को साकार करवाने का काम तक्षशिला करेगा, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और आपकी मेहनत में सहयोग देने के लिए 2400 घंटे आपकी सेवा में तक्षशिला परिवार खड़ा है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर किए हुए अंग्रेजों का जो हम अब तक देखा था, अंग्रेजों का विस्तार देख रहे थे, इसी क्रम में हमने अब तक क्या देखा था, उत्तर भारत को देख लिया था। हमने उत्तर भारत में मुगलों को जिक्र कर लिया था। ठीक है ना, फिर जो 3 फरमान जारी हुए उन फरमानों के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो नवाब द्वारा जारी किया गया हो, चाहे वो शाही फरमान रहा हो, चाहे वो सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान रहा। इन तीनों के बारे में हमने अब तक बेसिकली पढ़ लिया है, और जितने क्वेश्चन बन रहे थे उनको हमने देख लिया। अब देखेंगे दक्षिण में। आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा दक्षिण में विस्तार। देखिए, दक्षिण में विस्तार के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें मुख्य रूप से याद रखनी, एक मद्रास से संबंधित और दूसरी बंबई से संबंधित। देखिए, दक्षिण में बात करें तो 1639 में क्या होता है, समय बता रहा हूं 1639 का। 1639 में क्या होता है कि चंद्रगिरी के राजा से, किससे, जो चंद्रगिरी के राजा हैं, इनसे मद्रास ले लिया जाता है, या मैं कहूं मद्रास के ऊपर इनको व्यापार करने की ये परमिशन ले लेते हैं। किससे, चंद्रगिरी के राजा से। कब, 1639 में। ठीक है ना, और यहीं पे क्या होता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना होती है। किसकी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसकी बात मैं कर रहा था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां होती है, यहीं पे होती है। और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है
अंग्रेजों का व्यापारिक हब बनने लगता है। यहां से ये अपनी गतिविधियों को दक्षिण की नियंत्रित करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको मुख्य रूप से एक पॉइंट ये याद रखना है, यहां से ज्यादा गहराई से नहीं पूछता। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास कब लिया गया? तो 1639 में लिया गया और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना यहां पे कर दी गई। बस ये दो बातें मुख्य रूप से मद्रास से संबंध याद रखनी है, ठीक है ना। हालांकि आगे हम पूरा इसके अंदर विस्तार पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे अभी आज हम बंगाल को पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब उत्तर की बात कर रहे थे तब भी हमने बंगाल की बात की थी। तो उसी तरह से पूर्ण डिटेल में हम क्या काम करेंगे, वापिस मद्रास की तरफ आपको लेकर जाओ, ठीक है। चलिए अगली घटना क्या होती है 1664 में। देखिए 1664 में बड़ी घटना क्या घटती है, यहां होती है रॉयल मैरिज या शाही शादी। क्या होती है? शाही शादी। रॉयल मैरिज के नाम से इसको जाना जाता है 1664 में। होता क्या है, पुर्तगालियों की रानी है कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। कौन? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। देखिए पुर्तगालियों की ये क्या है? राजकुमारी, सॉरी रानी नहीं, राजकुमारी। ओके, इनका नाम जरूर याद रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ओके, इनकी शादी होती है किसके साथ? अंग्रेजों के राजकुमार से, प्रिंस के साथ क्या होती है इनकी शादी हो जाती है। किनकी? पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की। चलिए भी शादी तो सबकी होती है, पर इसको शाही या रॉयल मैरिज क्यों कहा? रॉयल मैरिज इसलिए कह दिया क्योंकि एक तो देखिए दो देशों के बीच में, एक पुर्तगाल जो कि बड़ी व्यापारिक कंपनी है इस वक्त, और दूसरे अंग्रेज जो भारत में अभी व्यापार करने आए हैं, इनके बीच में संबंध सुधारने का काम कौन करेगा? ये रॉयल मैरिज करेगी। और अगला इसमें बड़ी घटना क्या घटेगी कि ये पुर्तगाली इन अंग्रेजों को जो बंबई है, बंबई दे देंगे भाई दहेज में। देखिए रॉयल मैरिज होती है 64 में कैथरीन के साथ, किसकी? अंग्रेजों के राजकुमार की, और दहेज में क्या मिलती है? बंबई मिल जाती है। यहां तक क्लियर। अब देखिए राजकुमार इसका क्या करेगा? राजकुमार के तो बंबई कोई काम की नहीं, क्योंकि वो तो इंग्लैंड बैठा है। तो ये क्या करेगा? महज 10 पाउंड, कितने में? महज 10 पाउंड पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है? बंबई रेंट पे दे देता है, किराए पे देता है। कितने में? महज 10 पाउंड में। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई वाले क्षेत्रों के अंदर एक बंदरगाह की तलाश थी, और वो बंदरगाह की तलाश पूरी कौन कर देता है? तलाश पूरी कर देता है ये रॉयल मैरिज। कब होती है? 1664 में। बस मुख्य रूप से आपको दक्षिण में विस्तार के समय ये दो बातें याद रखनी, ठीक है। तो अब चलें बंगाल की तरफ। बंगाल में देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना, इसी समय। तो चलिए आपको बगैर देर किए हुए मैं ले चलता हूं बंगाल वाले क्षेत्रों में। चलिए अब बात करते हैं बंगाल की। देखिए बंगाल में यदि मैं राज्य विस्तार की बात करूं कि बंगाल में किस तरह से राज्य विस्तार होगा, तो हमें देखना पड़ेगा यहां के नवाबों को। किसको देखना पड़ेगा? जो यहां के नवाब है, ठीक है। अब देखिए नवाबों का भी एक थोड़ा सा क्रम कई बार पूछ लेता है। अगर आप HPSC का पेपर देखिए, HSC का एग्जाम देंगे इनका क्रम नहीं पूछता, परंतु यदि आप HPSC का एग्जाम देंगे या किसी भी स्टेट PSC का एग्जाम देंगे तो उनमें नवाबों से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो नवाबों को भी देखेंगे। तो चलिए होता क्या है, ये जो बंगाल है ये है मुगल वंश का हिस्सा, इसका सॉरी मुगल राज्य का हिस्सा। बंगाल आता है मुगलों के अधीन। यहां पे क्या होते हैं, दो चीजें होती थी बंगाल। एक क्या था, सूबेदार हुआ करता था जिसके हाथ में मुख्य पावर हुआ करते थे, ठीक है ना। और दूसरा होता था दीवान। कौन होता था? दीवान।
दीवान क्या था? सूबेदार के अंडर काम किया करता था। मतलब मुगल क्या काम करते थे? बंगाल के अंदर एक सूबेदार नियुक्त करते थे, एक दीवान नियुक्त करते थे, जिनका नाम अजीमुनशान देखने को नाम मिलता है। किनका? सूबेदार का नाम मुख्य रूप से देखने को मिलता है, और मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां, ये नाम देखने को मिलता है यहां के दीवान का। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पे हुआ क्या। देखिए, यदि मैं सूबेदार की बात करूं तो जो अजीमुशान है इनको नियुक्त करता है औरंगजेब। कौन करता है? औरंगजेब इनको नियुक्त करता है। ठीक है, ये अच्छी भली बात है, इनका राजपाट चला रहे थे। परंतु जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई और आगे जो राजा बनता है, कौन? फर्रुखशेर। फर्रुखशेर क्या काम करता है? अजीमुशान को हटाता है सूबेदार के पद से और मुर्शिद कुली खान को क्या बना देता है? यहां पे नया सूबेदार या यहां का नवाब बना देता है। कौन बनता है? नवाब। अब क्या होता है, जो किसी समय दीवान हुआ करता था मुर्शिद कुली खां, इसके हाथ में बंगाल की आ जाती है एब्सोल्यूट पावर। और ये क्या काम करता है? ये बड़े ही महान काम करता है। महान काम क्या काम करता है कि स्टार्टिंग में देखिए, फर्रुखशेर ने इसको क्या किया? नवाब बना दिया। किसको? मुर्शिद कुली खां को। और यही मुर्शिद कुली खां आगे जाके अपने आप को क्या कर देगा? आजाद घोषित कर देगा। मतलब साफ शब्दों में ये फर्रुखशेर को ये कह देगा कि आज से बंगाल जो है वो मुगल राज्य का या मुगल क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, इसीलिए मैं इसको इतना गहराई से बता रहा हूं कि किस नवाब ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया था। तो किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने इसको स्वतंत्र करने का काम किया था। अगर मुर्शिद कुली खां के समय को देखा जाए तो 1717 से लेके 1727 तक। देखिए, फर्रुखशेर की बात कर रहा था कि फर्रुखशेर इनको बनाता है, तो इसलिए इनका समय क्या है? 1717 से लेके 1727 तक इनका समय रहेगा। ठीक है, ये नवाब बन गए। अब बात ये आती है कि इन्होंने अपने आप को आजाद क्यों किया? ऐसी क्या इनकी विडंबना आ पड़ी कि इनको अपने आप को आजाद करना पड़ा? तो देखिए साथियों, इसका कारण जान लेते हैं। मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में कि 1717 में, जिन साथियों ने लेक्चर नहीं देखा है पहले उसको देखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक नींव जो तैयार करेगा वो पहला लेक्चर करेगा, फिर ये लेक्चर आपके काम का है। ओके, तो 1717 में मैंने कहा था ये क्या जारी करता है? शाही फरमान। ठीक है ना? इस शाही फरमान की मैंने खास बात क्या बताई थी कि महज 3000 में 3000 के वार्षिक कर पे मुक्त व्यापार की परमिशन इन्होंने दी थी, आज्ञा प्रदान कर दी थी। अब देखिए, जब ये शाही फरमान जारी हो गया तो यदि ये मुगल क्षेत्र के अंडर आएगा तो इन नवाब को ये मानना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा। अब देखिए, बंगाल के अंदर, बंगाल क्या है? भारत का एक बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि बंगाल की बात करें तो ये डेल्टा वाले क्षेत्र में आता है, और डेल्टा क्षेत्र में आने के कारण यहां की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण जो राजस्व मिलता है, क्या मिलता है? राजस्व जो मिलता है वो भी सबसे ज्यादा कहां से आता है? बंगाल से आता है। तो जब एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स महज 3000 रुपए में खत्म कर दिया गया, तो इसका विरोध करेगा या नहीं नवाब? क्योंकि नवाब के पास पैसे नहीं आ रहे। ठीक है ना? और दूसरा, अंग्रेजों ने क्या काम किया था? शाही जो फरमान था, इस फरमान का गलत प्रयोग किया। गलत प्रयोग कैसे किया? गलत प्रयोग ऐसे किया इन्होंने कि ये फरमान क्या है, जो भारतीय व्यापारी थे, कौन? भारतीय व्यापारी, इनको देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने भी, आप ऐसे करिए, जितना पैसा नवाब मांग रहा है उससे आधा आप हमें दे दीजिए, आप हमारे फरमान पे व्यापार कर लीजिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक देने, हमने दे दिए। तो
इस चीज का विरोध करते करते मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया और कह दिया हम मुगल क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा इनका कर्म देख लेते हैं नवाबों का, कि नवाबों का कर्म क्या रहने वाला है। ओके, देखिए सबसे पहले की बात कर रहे थे जो 1717 से लेके और 27 तक के बीच में रहेंगे, कौन से? देखिए मुख्य रूप से आपको 2-3 को ही ज्यादा याद रखना होगा। एक तो मुर्शिद कुली खां को, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला, 3 आपको याद होने चाहिए। पर एक बार क्रम बता देता हूं। बंगाल के दीवान, स्टार्टिंग में इनको क्या बोलेंगे हम? दीवान, ठीक है ना। फिर ये अपने आप को नवाब कहे। पहले कौन आएंगे? मुर्शिद कुली खां। कौन आएंगे? मुर्शिद कुली खां, पहले नवाब आ गए, ठीक है ना। उनके बाद कौन आएंगे? अली वर्दी खां। कौन आएंगे? अली वर्दी खां। ये क्या है? मुर्शिद कुली खां के जगह अगले नवाब बनेंगे। उसके बाद कौन आएंगे? सिराजुद्दौला। कौन आएंगे? सिराजुद्दौला। ये क्या है? तीसरे मुख्य नवाब बनेंगे, ठीक है ना, जिनका समय याद हमें रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कौन बनेंगे? सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनेंगे। कौन? मीर जाफर। जब हम प्लासी के युद्ध की तरफ जाएंगे इसका ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। फिर मीर कासिम, मीर कासिम को हमें पढ़ना पड़ेगा। मीर कासिम के बाद देखा जाए तो इतना ज्यादा इनको याद नहीं रखना पड़ता, परंतु नजमुद्दौला, कौन? नजमुद्दौला, इनका नाम भी याद रख लेना, रखो तो। ओके, और लास्ट में मुबारक उद्दौला। कौन से? मुबारक उद्दौला। इतनों को याद रख लेना, ठीक है ना। अगर इतनों को याद नहीं रख सकते तो प्रथम जो मुर्शिद कुली खां, इनका नाम याद रख लेना। अंतिम कौन से हैं? मुबारक उद्दौला, इनका नाम याद रख लेना। अली वर्दी खां का, सिराजुद्दौला का और मीर जाफर का और मीर कासिम का। देखिए इन दोनों का संबंध तो तब जुड़ेगा जब प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी के युद्ध से ये भी जुड़ेंगे। और मुर्शिद कुली खां के बारे में हमने अभी जिक्र किया, इसने क्या काम किया था? अपने आप को आजाद करने का काम किया था। किससे? मुगल क्षेत्र से या मुगल राज्य से इन्होंने अपने आप को आजाद करने का काम किया था। अली वर्दी खां की बात करें तो अली वर्दी खां के बारे में एक चीज याद रख लेना, इन्होंने क्या है? गिरिया का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? गिरिया का युद्ध। ये थोड़ा सा इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है शॉर्ट में कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो समय याद रख लेना 1740 में। कब हुआ था? 1740 में। कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? गिरिया का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? सरफराज के खिलाफ। किसके खिलाफ? सरफराज के खिलाफ लड़ा था। और जीता कौन था? अली वर्दी खां इसमें जीता था। ओके, अगला अगर अली वर्दी खां के बारे में पूछा जाए तो दूसरी बात इनकी ये याद रख लेना कि इन्होंने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। देखिए मुर्शिद कुली खां ने क्या किया था? आजाद किया था, पर आजाद करने के बाद भी ये क्या काम कर रहा था? मुगलों को राजस्व दे रहा था। पर जब अली वर्दी खां अगले दीवान या नवाब के रूप में गद्दी पे बैठते हैं तो ये क्या काम करते हैं? एक तो गिरिया का युद्ध लड़ते हैं 1740 में सरफराज के खिलाफ, और दूसरा क्या काम करते हैं बड़ा? ये मुगलों को कहते हैं कि आज से हम आपको राजस्व भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये 2 बड़े चीजें इनके बारे में याद रखें। ओके, अगली बात कर लेते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की कहानी थोड़ी सी अलग है। पहला सिर्फ मुगलों से आजाद कर रहा है, दूसरा राजस्व बंद कर रहा है। और जब सिराजुद्दौला का नंबर आएगा तो सिराजुद्दौला कहानी को पूर्ण रूप से बदल देगा। यह क्या होगा? जो शाही फरमान जारी हुआ था उस शाही फरमान को मानने से इनकार कर देगा। यह कह देगा कि जिस तरह की छूट फर्रुख शेर ने 1717 में दी थी उसको मैं नहीं मानूंगा। यदि आपको बंगाल में ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? आपको कर या टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सीधे चलते हैं आगे सिराजुद्दौला पे। सिराजुद्दौला देखिए
बड़े ही महत्वपूर्ण नवाब के रूप में है। 1756 से लेकर कब 1756 से लेकर 57 के बीच में छोटा सा शासनकाल आया और छोटे से शासनकाल में अनेक काम इन्होंने कर दिए। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, जो अंग्रेजों को जो शाही फरमान दिया था, क्या दिया था, शाही फरमान, उसको क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। इन्होंने कहा इस शाही फरमान के आधार पे आप व्यापार अब नहीं करेंगे, इसको मैं नहीं मानने वाला। बड़ा काम इन्होंने कर दिया। दूसरा काम इनका देखा जाए तो इन्होंने क्या काम कर दिया, अंग्रेज जो कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, किले की, कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, किलाबंदी करने से इनको मना कर दिया। जब कलकत्ता की किलाबंदी अंग्रेज कर रहे थे, आपको याद हो तो मैंने 3 गांवों का नाम लिया था जिनके बेस के ऊपर कलकत्ता बना था। 1 मिनट साथियों, पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या कहा कि आप कलकत्ता की किलेबंदी नहीं करेंगे। जब अंग्रेज नहीं माने, अंग्रेजों ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, किलेबंदी हम करते रहेंगे, तो सिराजुद्दौला ने क्या काम किया, कलकत्ता पे कर दिया आक्रमण। क्या कर दिया, आक्रमण। अब आक्रमण जब हुआ तो उस वक्त क्या है, कलकत्ता में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज यहां से भाग गए। ओके, भागने के बाद जो फुल्टा द्वीप है, कौन सा, फुल्टा द्वीप, इस द्वीप का नाम जरूर याद रखना है कि अंग्रेज किस द्वीप पे भागे थे, तो फुल्टा द्वीप के ऊपर भाग गए थे। ओके, परंतु हुआ क्या कि 146 अंग्रेज, 146 अंग्रेज क्या है, कोलकाता में ही रह गए, जिनको सिराज ने पकड़कर, या सिराजुद्दौला ने जिनको पकड़कर एक कोठरी में कैद कर दिया। किसमें, एक कोठरी में कैद कर दिया। इन 140 में से 123 अंग्रेज मर जाते हैं। कितने अंग्रेज मर जाते हैं, 123 अंग्रेज मर जाते हैं। जब 140 में से 123 अंग्रेज मरते हैं तो इसी को बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल इसको बोला जाता है। ब्लैक होल त्रासदी के नाम से या काल कोठरी की घटना से इसको क्या किया गया था, संबोधित किया गया था। ओके, और ये घटना होती कब है, जून 1756 में। समय भी बता देता हूं आपको, जून 1756 में। और कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा तो डेट पूछ लेगा, तो डेट हम जान लेते हैं, जून 1756 में होता है। 140 में से 123 लोग मर जाते हैं। भागते कौन से द्वीप पे है, फुल्टा द्वीप पे भागते हैं। कारण क्या रहता है, अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, जबकि सिराजुद्दौला ने ऐसा करने से मना कर दिया। ओके, अब देखिए, अब कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। कालकोठरी घटना हमने देख ली, अब क्या होगा, मद्रास की तरफ थोड़ा सा आपको ले चलता हूं। मद्रास में क्या है, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, 2 नाम याद रखने हैं, एक वाटसन का और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को पता चलता है कि इस तरह की बगावत कहां हुई है, कलकत्ता हुई, ठीक है ना। तो इस चीज का बदला लेने के लिए, किनका, इन 123 लोगों के मरने का बदला लेने के लिए वाटसन और क्लाइव दोनों किसकी तरफ बढ़ते हैं, सिराजुद्दौला की तरफ बढ़ते हैं। और इन दोनों के बीच में कौन होती है, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला होगा। इनके बीच में महज एक झड़प होती है, ठीक है ना। झड़प कह रहा हूं, मतलब ये नहीं कह सकते इनमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ क्या कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि यहां पे महज क्या होती है कि झड़प होती है, ठीक है। झड़प के बाद रॉबर्ट क्लाइव पूरी की पूरी जो कलकत्ता की स्थिति होती है वो संभालते हैं, और जिस चीज के लिए क्लाइव को जाना जाता है वो वही काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, यहां पे षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र के दौरान जो सिराजुद्दौला के वफादार थे, कौन, इनका सेनापति मीर
यदि मैं कासिम की बात करूं तो मीर कासिम पुश करिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है कौन, मीर जाफर, घसीटी बेगम, इन सारों को क्या कर लेता है क्लाइव अपनी तरफ कर लेता है। ठीक है ना। तो देखिए ये जो चीजें हैं, ये जो प्लासी का युद्ध होना है, बैटल ऑफ प्लासी होना है, इसकी नींव को तैयार करें। पहला क्या हुआ, वाटसन और क्लाइव और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला, इनमें झड़प हुई। झड़प के अंदर कोई नतीजा नहीं रहा, पर एक तरफ देखा जाए तो अंग्रेज कहीं ना कहीं यहां पे अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आए। और यही कारण है कि सिराजुद्दौला को अलीनगर, किसकी, अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जो कि सिराजुद्दौला के लिए बड़ी ही अपमानजनक थी। दूसरा बड़ा काम क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने सारा नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और जो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, इसको क्या कर लिया, अपनी तरफ कर लिया। और दूसरी तरफ जो घसीटी बेगम का हम नाम देखने को मिलता है, जगत सेठ हो गए या शौकत जंग हो गए, इन सारों को क्या काम करते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। करने के बाद क्या होता है, युद्ध होता है, कौन सा, बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा युद्ध होगा, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए ये प्लासी का नींव कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये यकीन दिलवा देगा कि भारत के अंदर आपका अधिकार होगा। समय क्या है, 23 जून का, कब, 23 जून 1756। ठीक है, युद्ध कौन सा होगा, प्लासी का। और प्लासी की स्थिति देखी जाए तो ये जो भागीरथी नदी है, इसके तटीय क्षेत्रों में है। कौन सा, प्लासी का क्षेत्र। समय क्या है, 23 जून 1756 का। एक तरफ कौन होगा, सिराज होगा या सिराजुद्दौला होगा, और दूसरी तरफ कौन होंगे, अंग्रेज। और अंग्रेजों में भी कौन, रॉबर्ट क्लाइव देखने को मिलेंगे। तो दोनों क्या है, आमने सामने आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, जो इनका सेनापति है, कौन है, इनका सेनापति, वो पहले ही अंग्रेजों की तरफ हो चुका है। चाहे हम घसीटी बेगम की बात कर रहे थे या शौकत जंग की बात कर रहे थे, तो जितने भी विश्वास पात्र थे सिराजुद्दौला की, वो लगभग किसकी तरफ हो गए थे, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। और नतीजा क्या रहता है, जैसे ही मैदान में सिराजुद्दौला जाता है, सिराजुद्दौला यहां पे मारा जाता है। क्यों, क्योंकि जब सेनापति ही अंग्रेजों की तरफ होगा तो युद्ध लड़ना या न लड़ना कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है ना। लगभग सिराजुद्दौला की मैदान में जाने से पहले हार निश्चित थी, परंतु कहते हैं ना, सिराजुद्दौला को बिल्कुल पता नहीं था कि तेरे साथ ये धोखा होने वाला। ठीक है ना। और जहां राजनीति की बात हो और वहां धोखा न हो ही नहीं सकता। भारतीय सरजमी पे आप कभी का इतिहास उठा के देख लो, वेदों पुराणों से लेके आज तक का, राजनीति नहीं चलती इसके बगैर। चलिए, तो इस तरह से क्या होता है, एक निर्णायक युद्ध होता है प्लासी का, जिसके लिए सिराजुद्दौला मारे जाते हैं। और जो सिराजुद्दौला का सेनापति जाफर था, जाफर को क्या है, एक कठपुतली नवाब बना दिया जाता है। यानी अगला जो नवाब रहेगा वो कौन रहेगा, मीर जाफर। ये क्या है, अगले नवाब बन के आए। बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया। अब ये उतना ही काम करेंगे जितना क्या इनको अंग्रेज कहेंगे। तो आरंभिक फेज अगर मीर जाफर का देखा जाए तो ये लगभग अंग्रेजों के अनुरूप चलते हैं, पर धीरे धीरे करते करते ये भी क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध जाता है जाफर, तो अंग्रेज क्या काम करते हैं, मीर जाफर को हटाते हैं और मीर कासिम, इसको मीर कासिम को नया नवाब बना देते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, नया नवाब कौन बनेगा, मीर कासिम बनेगा। पहले कौन बनता है, मीर जाफर बनता। परंतु मीर कासिम के साथ भी वही घटना घटी। जब इनको लगा कि आप सिर्फ नाम मात्र के नवाब हैं, आपके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, तो ये भी क्या होते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध चले जाते हैं। और जब ये अंग्रेजों के विरुद्ध जाएंगे तो मीर कासिम को हटाया जाएगा और वापस नवाब किसको बनाया जाएगा, मीर जाफर को बनाया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, छोटे से समय के अंदर
दो शख्सियत के बीच में 3 बार गद्दे की अदला बदली कर दी जाती, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे उन्हें व्यापार में पूर्ण छूट होनी चाहिए। सारा जितना षड्यंत्र रचा जा रहा है, जितना काम हो रहा है, वो महज व्यापार को बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, मीर जाफर बनता है, फिर मीर कासिम बनता है, और वापिस कौन बन जाता है, मीर जाफर बन जाता है, और यही चीज बक्सर के युद्ध की नींव डालता है। तो अब हम देखेंगे बक्सर का निर्णायक युद्ध। निर्णायक युद्ध इसलिए कहूंगा क्योंकि इस वक्त अंग्रेजों को विश्वास हो जाएगा कि अब वो भारत पे रूल करेंगे या भारत के ऊपर राज करेंगे। तो चलते हैं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। कब? 22 अक्टूबर 1764 का समय। युद्ध कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध, निर्णायक युद्ध। और देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने जो पिछला प्लासी का युद्ध लड़ा, उसके बारे में जो अंग्रेजी इतिहासकार है वो बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने यहां तक लिख रखा है कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति था। ऐसा उन्होंने इस आधार पे बोला है कि जितने भी वो युद्ध लड़े भारत में, जितनी नीतियां लेके आए, रॉबर्ट क्लाइव की एक भी फेल नहीं हुई। और यही कारण है कि बक्सर के युद्ध के बाद जब संधियां होगी, इलाहाबाद की संधियां होगी, उस वक्त भी क्या है, रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भारत बुलाया जाए। तो भारत की तरफ से देख लेते हैं कौन कौन लड़ने वाला है यहां पे। तो सबसे पहले अवध, किसका जिक्र कर लेते हैं, अवध के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जो कि बंगाल और मैसूर का जो क्षेत्र है इसके बीच का बफर जोन है। किसका? बंगाल के, और दूसरा जो मैसूर का क्षेत्र है, इनके बीच का क्षेत्र है, और इसको अंग्रेजों ने बफर जोन का नाम दिया था। इसको नवाब की बात करें अवध की, तो यहां पे शुजाऊ दौला, कौन? शुजाऊ दौला यहां पे नवाब के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा यहां पे कौन होगा? बंगाल से, बंगाल से कौन होगा? मीर कासिम युद्ध को लड़ेगा। और तीसरा जो होगा वो होगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन? मुगल, कौन? शाह आलम द्वितीय या सेकंड। देखिए इनके बारे में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बक्सर की डेट पूछ सकता है, 22 अक्टूबर 1764। अवध की तरफ से कौन लड़ा था? शुजाऊ दौला। बंगाल की तरफ से मीर कासिम, और मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय यहां पे लड़ता है। और इनके सामने कौन होता है? अंग्रेजों का हेक्टर मुनरो। अंग्रेज कौन होता है? हेक्टर मुनरो। ये कौन है? अंग्रेजी सेनापति है। तो इनके बीच में 22 अक्टूबर को युद्ध शुरू हो जाता है, और इस युद्ध का नतीजा ये निकलता है कि हेक्टर मुनरो यहां पे जीत जाता है। अब देखिए अवध भी उस वक्त की एक बड़ी ताकत है, बंगाल भी एक बड़ी ताकत थी। हालांकि बंगाल ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया था जब मुर्शिद कुली खां का समय आया था। और मुगलों की बात करें तो मुगल वंश हालांकि 1707 के बाद जरूर कमजोर हो गया था, परंतु आज भी कहीं ना कहीं एक खौफ था कि मुगल वंश आज भी पावर में है। परंतु जब शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में शामिल होते हैं और ये भी इस युद्ध को हार जाते हैं, इसके बाद पहली बार हेक्टर मुनरो एक बात बोलते हैं कि अब हम भारत को क्या करेंगे? गुलाम करेंगे, या भारत को हम रूल करेंगे। एक बड़ी ही विडंबना की बात यहां पे हेक्टर मुनरो भारत के बारे में लिखता है। वो कहता है जिस वक्त मैं बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल के नवाब को घसीटता हुआ बंगाल की गलियों से लेके जा रहा था, तो उस वक्त मेरे पास एक छोटी सी सेना थी, और मेरे मन में यह डर था कि यदि जनता ने बगावत कर दी तो उसी वक्त जीता हुआ युद्ध में हार जाऊंगा। पर मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग मेरे पे फूल बरसा रहे थे, और काश उस दिन उन्होंने फूल की जगह पत्थर बरसाए होते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। बड़ी विडंबना की बात है, भारतीय जनता की मानसिकता कह सकते हैं, या इन लोगों के शासन की नीतियां कह सकते हैं।
एक कारण तो जरूर रहा था कि जनता ने इनका साथ नहीं दिया, और जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध यहां पे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज जीत जाते हैं, और लगभग जो पूरा उत्तर भारत है, उत्तर भारत है, ये लगभग क्या होता है, अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो जब युद्ध जीता जाता है तो यहां पे होती है संधियां। बिना संधि के अंग्रेज अपने युद्ध को खत्म नहीं करते, ठीक है ना। जैसे प्लासी के युद्ध से पहले, प्लासी के युद्ध से पहले जब झड़प हुई थी तो अलीनगर की संधि हुई थी, अलीनगर को अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया था। पर जब बक्सर के युद्ध को जीता जाता है तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। कितनी संधि होती है, इलाहाबाद की 2 संधि होती है, इलाहाबाद की 2 संधियां होती है, ठीक है ना। यदि पहली संधि की बात करें तो ये क्या है, 12 अगस्त 1765 में होती है। कब होती है, 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। और दूसरी संधि की बात करें तो ये होती है 16 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की 2 संधियां देखने को मिलती हैं, और इन संधियों को करवाने के लिए किसको बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए हेक्टर मुनरो इस युद्ध को लड़ते हैं, जीतते हैं, पर जब बात संधि की आती है तो संधियां करवाने के लिए किसको बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत बुलाया जाता है, और ये क्या काम करते हैं, ये संधियां करने का काम करते हैं। ओके, देखिए संधियों में देख लेते हैं। ये पहली संधि है जो 12 अगस्त को हो रही है, और ये इलाहाबाद की कौन सी संधि है, द्वितीय संधि है, इसको मैं क्या कहता हूं, सेकंड संधि है। पहली संधि जो है ये मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब, कौन है, मुगल सम्राट और साथ में जो बंगाल का नवाब है, इनके साथ करता है। कौन करता है, वर्सेस कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव, जिनको विशेष रूप से भारत में संधि करने के लिए बुलाया गया। ओके, ये क्या काम करते हैं, इस संधि के अंदर एक तो मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंसिल पे इनको पद से हटा दिया जाता है, या नाम मात्र के उनका राजा कर दिया जाता है। इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा, कौन है, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसके पास चले जाएंगे, अंग्रेजों के पास चले जाएंगे, और बंगाल में द्वैध शासन, कौन सा, द्वैध शासन का आरंभ कर दिया जाएगा। 3 बड़ी घटना घटती है जब इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, कब, 12 अगस्त 1765 में, किनके साथ होती है, मुगल सम्राट और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब के साथ। करता कौन है, रॉबर्ट क्लाइव को विशेष रूप से बुलाया जाता है। घटना क्या घटती है, 26 लाख की वार्षिक पेंशन पे मुगल सम्राट को हटा दिया जाता है, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स अंग्रेज ले लेंगे, और बंगाल में क्या लगा देंगे, द्वैध शासन लगा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब देखते हैं अगली बात, अगली घटना क्या है। दूसरी जो संधि होती है इस पे क्या होता है, एक तो जो अवध का क्षेत्र है, कौन सा, अवध का जो क्षेत्र है, इसमें कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार की परमिशन ले लेते हैं, और देनी पड़ती है कि आप जैसे चाहें वैसे यहां पे व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कहा जाता है कि जो चुनार दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, चुनार दुर्ग, चुनार का जो दुर्ग या किला है वो किसको दे दिया जाएगा, अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। ओके, ये 2 बड़ी घटना क्या होती है, जब दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 में। और अगली बात मुख्य रूप से क्या कही जाती है कि अवध में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, कौन सी, अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, और इसके रख रखाव का सारा खर्च कौन उठाएगा, अवध का नवाब उठाएगा। तो ये दूसरी जो संधि होती है ये अवध के नवाब के साथ होती है, अवध का नवाब वर्सेस क्लाइव, इस संधि को कराते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है, अवध में व्यापार की बात करते हैं, चुनार के दुर्ग की बात करते हैं, और अवध के अंदर अंग्रेजी सेना को रखने की बात कही जाती है।
तो ये मुख्य रूप से 2 संधियां होती हैं और इन संधियों के बाद बंगाल के ऊपर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेके द्विवेद शासन की तरफ चलते हैं कि द्विवेद शासन क्या है, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे थे कि बंगाल के अंदर द्विवेद शासन का आरंभ कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि द्विवेद शासन होता क्या है। देखिए द्विवेद शासन की बात आती है तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि द्विवेद शासन का जनक किसको माना जाता है, तो आंसर हमारा रहेगा रॉबर्ट क्लाइव रहेगा। और एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता पूछा गया था कि सहायक संधि का आरंभ किसने किया था, तो जब सहायक संधि की बात आएगी तब हम लॉर्ड वेनिजली की तरफ जाएंगे। लॉर्ड वेनिजली ने सहायक संधि को आरंभ किया था। ओके, चलिए हम बात करते हैं द्विवेद शासन की। द्विवेद शासन देखिए आरंभ करने की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र करेंगे, जिन्होंने कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद ये कहा था। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि बंगाल में जितने भी दीवानी राइट्स होंगे, दीवानी अधिकार होंगे, वो रहेंगे अंग्रेजों के पास। मतलब राज्य में कितना कर आएगा, कहां से कितना टैक्स लिया जाएगा, वो टैक्स सारा इकट्ठा कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। जबकि जो लोक कल्याण के कार्य है या जो सामाजिक कार्य है वो क्या है, नवाब या दीवान के पास रहेंगे। मतलब ये कुछ ऐसी स्थिति थी कि सारा पैसा किसके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास रहेगा, जबकि सामाजिक कल्याण के जितने भी कार्य है वो किसके पास रहेंगे, नवाब या दीवान के पास रहेंगे। और जब द्विवेद शासन लगेगा तो सीधी सी बात है अंग्रेज नवाब को पैसा नहीं देंगे और इसका परिणाम क्या होगा, आम जनता नवाब के विरुद्ध हो जाएगी। ओके, और जब 1772 का समय आता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विवेद शासन का अंत कब हुआ था, तो 65 में लगता है और 72 के अंदर क्या है, 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग का नाम देखने को मिलता है। और वॉरेन क्या काम करते हैं, द्विवेद शासन को समाप्त कर देते हैं। ओके, तो ये था बंगाल के अंदर अंग्रेजों का विस्तार। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा मुख्य रूप से मैसूर और पंजाब के ऊपर। तो इन दो के ऊपर जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।